हाँ जी, चलो जी, आज की कथा अपन लोग शुरू करते हैं। अपन लोग कर चुके थे, कहाँ तक कर चुके थे? हम लोग कर चुके थे यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने शुरू करना था, ये वाला है ना। लो जी, अब हम बात कर रहे हैं आईटी डिपेंडेंसी की। कहता है जी, आईटी डिपेंडेंसी कितने तरीके की हो सकती है? आईटी डिपेंडेंसी कितने तरीके की हो सकती है? तो पहला कहता है ऑटोमेटेड कंट्रोल। ऑटोमेटेड कंट्रोल नाम की, से फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा? बेस्ट एग्जांपल रहेगा वो जो फूड वाला रेस्टोरेंट दिखाया था। रेस्टोरेंट दिखाया था जिसमें ट्रेन से फूड आइटम डिलीवरी होती है, फूड सर्विस थ्रू रोबोट्स। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है जी। अब आईसीआई ने भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, जरा उस एग्जांपल को देख लीजिएगा। कहता है ऑटोमेटेड कंट्रोल आर डिजाइन इनटू द आईटी इन्वायरमेंट। इनटू द आईटी इन्वायरमेंट सब कुछ ऑटोमेटिक है, किस लिए? टू इन्फोर्स द बिजनेस रूल्स। अच्छा, बिजनेस सब उसी से चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल इन्होंने परचेज का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज क्या दिया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑर्डर अप्रूवल वाया वर्क फ्लो और द फॉर्मेट चेक। ओके, कैसे? ओनली अ पार्टिकुलर डेटा इज एक्सेप्टेड, यानी कि परचेज इनवॉइस आप अलग अलग फॉर्मेट नहीं बना सकते, केवल एक ही फॉर्मेट बनाएंगे, अदरवाइज सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओके, एग्जिस्टेंस चेक। फॉर एग्जांपल, अगर डुप्लीकेट कस्टमर नंबर आया तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब इनवॉइस नंबर वगैरह सेम आप जनरेट नहीं कर सकते, अलग ही होना चाहिए, वरना सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब ऑटोमेटिक चीजें हैं। रीजनेबल चेक, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पेमेंट अमाउंट, यानी कि किसी को भी 1 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट नहीं दे सकते जबकि हायर अथॉरिटी की अप्रूवल ना हो। ठीक है जी। ऐसे तो कई सिस्टम हम पिछली क्लास के अंदर समझ चुके हैं कि रिलेटेड पार्टी हो तो डाउनलोड अपलोड करो डॉक्यूमेंट, समझ चुके हैं, याद है। एंड व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड, बताओ जी, पढ़ के बताओ कोई भी दिक्कत? ये इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है। तो अगर आ जाए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसी, तो ये एग्जाम्पल कोट करने पे टाइम भी पास हो जाएगा और मार्क्स भी मिल जाएंगे। बताओ जी क्या मुझे डन का मैसेज मिल जाएगा? डन का मैसेज मिल जाएगा? ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्ट। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर बताएंगे मुझे कौन सा चल रहा था? मेरा एग्जाम्पल नंबर 6 चल रहा था। ओके, ये कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया ये। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है जी? मान लीजिए, रिपोर्ट के बारे में क्या कहता है कि मान लीजिए मेरी क्लास के अंदर इस टाइम मान लीजिए बैठे हैं 50 स्टूडेंट, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स। मैं फेस टू फेस की क्लास ले रहा हूँ, 50 स्टूडेंट मेरी क्लास के अंदर बैठे हैं। अब हुआ क्या कि मैं बड़ा सख्त हूँ भाई साहब, मैं कायदे प्लस कानून का बड़ा ही सख्त आदमी हूँ। मतलब जब मैंने कह दिया कि 10 बजे क्लास है और अगर गलती से क्लास 10:02 पे हो तो बच्चे ये पुकारते हैं क्लास में कि सर आज पोपली 10:02 हो गए, क्योंकि पोपली का मतलब ही 10 बजे है। ठीक है, या तो 10 बजे कह दो या पोपली कह दो, बात एक ही होती है, बिकॉज बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर। ठीक है ना। अब हुआ क्या, क्योंकि कायदे प्लस कानून का सख्त आदमी था भाई साहब, बच्चा लेट आए, मैं मुर्गा बना बना के उसको घर तक लेके जाता था। वो आई 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 चिल्लाता रहता था, मगर मैं पीछे से डंडे मारता रहता था बच्चे को। भाई साहब, इतना कायदे प्लस कानून का सख्त आदमी। मैंने एक नया रूल बना दिया। नया रूल क्या था? आज के बाद क्लास में डेली बायोमेट्रिक सिग्नेचर्स लिए जाएंगे। टैन टैन, बच्चों के रेटिना को स्कैन किया जाएगा, उंगलियों को स्कैन किया जाएगा देखने के लिए कि बच्चा आ रहा है या नहीं है। अगर आप 2 बार एब्सेंट हुए इन 1 मंथ तो फिर बस गए फिर तो आप। तो लेटर जाएगा किसको? टू पेरेंट्स। वैसे आजकल पेरेंट्स को भेजने का क्या फ़ायदा, सीए फाइनल के बच्चे हो तो एक काम करो, गर्लफ्रेंड को, ताकि रिश्ता ही तोड़ दे आगे। ठीक हो गई इतनी बात? अब हुआ क्या भाई साहब, मान लीजिए आप में से मेहुल अगर 2 बार एब्सेंट हो गया, मैंने क्या किया, मंथ एंड पे कमांड दी। मैंने कहा रिपोर्ट निकालो रिपोर्ट।
कौन है वो जो 2 बार एब्सेंट हुआ है? नाम आया मेहुल जैन। ओहो, एमजे, वाओ। अब बताइए, अब मेरा काम आगे का क्या है? मेहुल जैन की गर्लफ्रेंड को ये लेटर भेजना है कि आदरणीय मेहुल की गर्लफ्रेंड, सविनय निवेदन यह है कि सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, मेहुल बिगड़ गए हो रे। हाँ जी, तो अब मुझे लेटर भेजने गर्लफ्रेंड को, तो कैसे भेजूंगा? क्या मैं कह सकता हूं इसके लिए मैनुअल इंटरवेंशन होगा कहीं ना कहीं? गर्लफ्रेंड कहेगी हाँ सर मेरे साथ ही था। ओ यार, ये पॉइंट तो मैंने सोचा भी नहीं। हे भगवान, मैं कैसे भूल गया कि यहां पे ये तो सब भरे बैठे अंदर से। ये मैं कैसे भूल गया? ये तो गर्लफ्रेंड के साथ ही होगा। ओ माय गॉड। भाई मम्मी पापा ही ठीक है, मम्मी पापा ही ठीक है। तो अब रिपोर्ट जनरेट हुई, इस रिपोर्ट को भेजना है, नीड टू बी डिस्पैच्ड। अच्छा, ये जो रिपोर्ट जनरेट हुई ये कहां से हुई? मैनुअली हुई या सिस्टम से हुई? ये रिपोर्ट कहां से जनरेट हुई? सिस्टम से जनरेट हुई। ओहो, थ्रू सिस्टम। डिस्पैच कैसे करोगे? सिस्टम डिस्पैच करेगा या तुम डिस्पैच करोगे? थ्रू मैनुअल, मैनुअल इंटरवेंशन होगा। ओके, तो रिपोर्ट जनरेट होने के बाद मैनुअल इंटरवेंशन होता है रिपोर्ट आगे डिस्पैच वगैरह करने के लिए। पढ़ना शुरू कीजिएगा। द सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट आर इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द आईटी सिस्टम। ठीक है जी। दीज रिपोर्ट आर ऑफन यूज्ड इन एन एंटिटीज एग्जीक्यूशन ऑफ अ मैनुअल कंट्रोल। ओहो, इस रिपोर्ट को मैनुअल कंट्रोल के द्वारा आगे यूज किया जाता है, मतलब इन डिस्पैच वगैरह में, डेट इज इन डिस्पैच। लो जी, बताइए कोई भी दिक्कत यहां तक? तीसरा, आईटी डिपेंडेंसी क्या है? आप आईटी के ऊपर डिपेंड हो किस लिए? कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन, अच्छा। क्या इसमें एजिंग रिपोर्ट भी आएगा? देखो, एजिंग रिपोर्ट के बाद अगर आपने कोई मैनुअल काम करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने मोर देन 180 डेज के डेटर की लिस्ट निकाली, अब आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए उन्हें भेजना है, तो फिर ये मैनुअल भी हो गया ना। ठीक है ना, तो देखना है कि कोई ऐसी रिपोर्ट जिसके बाद मैनुअल एक्शन भी हो। ठीक है, चलिए। कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन के लिए भी आप आईटी सिस्टम पे डिपेंड करते हो? यस भाई, बैंक में 10,000 लोन ट्रांजैक्शन है, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन लोन ट्रांजैक्शन को चेक करने रह गया तो फिर उसका तो तलाक हो जाएगा, बीवी बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर तो इसलिए कौन चेक करता है ये सारी की सारी कैलकुलेशन? सिस्टम चेक करता है, सिस्टम। ठीक है ना, सिस्टम पे विश्वास रखो। तो पढ़िएगा कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन बैंक्स, इन्होंने जो एग्जांपल दिया हुआ है वो देखिएगा, वो और दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड का। कहता है कैलकुलेशन आर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है जी, डेट आर परफॉर्म्ड बाय द आईटी सिस्टम इंस्टेड ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जांपल द सिस्टम विल अप्लाई द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट, और सिस्टम विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन अमाउंट इनवॉइस टू द कस्टमर पूरे साल का बाय मल्टीप्लाइंग द आइटम प्राइस विद द क्वांटिटी शिप्ड विद, यहाँ विद लिख लेना, विद द क्वांटिटी शिफ्ट। बताइए पढ़ के, कोई भी दिक्कत? बहुत सिंपल है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो एग्जांपल दियो ना आईसीआई ने, उन्हें जरूर पढ़ लिया करो। क्या मुझे डन का मैसेज मिल जाएगा? ठीक है जी। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिस्टम की एक्सेस किसे दी गई है, यानी कि सिक्योरिटी का मतलब है एक्सेस ऑफ सिस्टम।
ओके, ये भी आईटी डिपेंडेंसी में आता है। यस, सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज इनेबल्ड बाय द आईटी एनवायरनमेंट। ओके, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब केवल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस सिस्टम को यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के एंटर करना। ओके, टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन and to determine the separation of roles and responsibilities that could allow an employee to perpetrate and conceal the error or fraud or to process the error that go unnoticed। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप एम्प्लॉय को सिस्टम एक्सेस देते हो तो और वो सिस्टम एम्प्लॉय जो है, वो जो एम्प्लॉय है जो सिस्टम पे ऑपरेट कर रहा है, क्या वो डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? क्या डेटा के साथ छेड़छाड़ पॉसिबल है? जो एंट्री आ रही हैं, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ओल्ड कस्टमर ने पैसा दिया, आपने ओल्ड कस्टमर से पैसा आया, आपने वो एंट्री छुपा दी, पता ही नहीं लगने दिया सिस्टम में, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, यहाँ बहुत छोटा अमाउंट था, क्या ये पॉसिबल है? यस, बहुत छोटा अमाउंट था। भाई आप जानते हो कि ये छोटे अमाउंट से क्या होगा, मैं बताता हूँ। जब आप 50 रुपये की चीज़ खरीदते हो, 100 रुपये की चीज़ खरीदते हो मॉल में और आपका बिल बनता है 99 रुपीज़, तो वो बदले में आपको टॉफ़ी दे देता है। 1 रुपये के बदले में टॉफ़ी या 2 रुपये के बदले में टॉफ़ी दे देता है कि ले टॉफ़ी, और आप भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते कि टॉफ़ी मिल गई, टॉफ़ी मिल गई। वो टॉफ़ी की कॉस्ट उसे कितनी पड़ती है? 50 पैसे। उसने आपको कितने के बदले दी? 2 रुपये के। 1.5 रुपये सीधा उसकी जेब में। एक दिन में अगर 100 कस्टमर को उसने ऐसा किया, 1.5 रुपये का, एक दिन में अगर 100 कस्टमर को ऐसे किया तो बताइए कितनी इनकम हो गई? और फिर महीने की इनकम कितनी हो गई, और फिर साल की इनकम कितनी हो गई? इस तरीके से फालतू की इनकम वो जो एम्प्लॉय खड़ा उसकी बन रही है, बन रही है, ऊपर की कमाई बन रही है लगातार। यस, ठीक है ना। चलिए, इसलिए इंटरफेस, ये क्या है? सिक्योरिटी। मतलब अब ये इसमें सिक्योरिटी में क्या होता है? द सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इनेबल्ड बाय द आईटी एनवायरनमेंट। मतलब किस किस को एक्सेस देनी है वहां पर डिसाइड होता है, मतलब किस किस को यूजर आईडी मिला हुआ है। टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड टू डिटरमाइन द सेपरेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका रोल क्या रहेगा, कौन सिस्टम में चेंज कर सकता है, सब कुछ। और इसकी वजह से क्या एम्प्लॉय फ्रॉड कमिट कर सकते हैं? यस। परपिट्रेट कर सकते हैं फ्रॉड? यस। एंड कंसील द एरर और फ्रॉड और टू प्रोसेस द एरर डेट गो अननोटिस्ड। केवल इतना लिख देना, टू परपिट्रेट एंड कंसील द एरर और फ्रॉड, बस चल जाएगा इतना। ठीक है जी। चलिए आगे आता है इंटरफेस। इंटरफेस देखा कभी इंटरफेस? फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मेरे मोबाइल से अगर नोरा का नंबर मिलाना है तो मेरे पास नोरा का नंबर मिलाने के कितने तरीके हैं बताइए? बताइए बताइए बताइए, नोरा का नंबर मिलाने के कितने तरीके हैं? पहला तरीका, मैं मोबाइल खोलूं और कहूं नोरा, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, मैंने कहा हे सिरी प्लीज डायल कुंदन। लो जी, अब कुंदन मेरी नोरा नहीं है नालायकों, मगर मैं रात के समय नोरा को परेशान नहीं करना चाह रहा है ना। एक आदर्श शुभ चिंतक की यही यही पहचान होती है। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरफेस मतलब आप किस तरीके से सिस्टम से कोऑर्डिनेट करते हो। हाँ जी, अबे आज पता लगा कुंदन नोरा है। हे भगवान, कैसे कैसे विचार ला रहे हैं ये मेरे बारे में। हे भगवान, मतलब आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मतलब बताओ। आप कुंदन को नोरा बताते हो, तुम ये भी तो बोल सकते हो कि मैंने नोरा का नाम कुंदन से सेव किया हुआ है ताकि किसी को शक ना हो। ये नहीं आया तुम्हारे दिमाग में? ये कमाल कर दिया तुमने। अरे यार, हाँ, बचने के लिए, समाज की नजरों से बचने के लिए मैंने ऐसा किया है। आगे तो इंटरफेस का मतलब क्या है? डेटा किस तरीके से, कमांड किस तरीके से देते हो।
द इंटरफेस आर द प्रोग्राम्ड लॉजिक दैट ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन आईटी सिस्टम टू अनदर, यानी कि एक आईटी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर डेटा जाना हो तो किस तरीके से कमांड दी जाती है। फॉर एग्जांपल, एन इंटरफेस में बी प्रोग्राम टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम अ पेरोल सब लेजर टू द जनरल लेजर, एक ही कमांड के द्वारा, मतलब कमांड यूज्ड टू इशू डायरेक्शन, जैसे कि सिरी, जैसे कि मैनुअल कमांड भी हो सकती है। ये इनका मैंने बड़ा सिंपल वाला मतलब लिखवाया हुआ है ताकि इंटरफेस वैसे देखो तो हे भगवान पहचान में नहीं आएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कहता है अंडरस्टैंडिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस, परफेक्ट एग्जांपल है। जो भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, मतलब जितने भी पूरे महीने की बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, सबका डेटा जाके एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है कि रामलाल इतने दिन तक नहीं आया। परफेक्ट एग्जांपल है, लिख सकते हो यहां पर, डेटा ऑफ बायोमेट्रिक्स जनरेटेड to show absence detail। भाई एग्जाम्पल मगर वही लिखना जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि आईसीआई का एग्जाम्पल है। अपने आप को समझाने के लिए, दिमाग में कॉन्सेप्ट डालने के लिए ये सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द आईटी डिपेंडेंसीज। ओके, अभी तक हमने क्या किया जरा देखिएगा। अभी तक हमने क्या किया, पहले अभी तक का देखिएगा। हमने क्या किया, हमने कहा जी 5 टाइप्स के आईटी डिपेंडेंसी हैं। ये 5 टाइप की आईटी डिपेंडेंसी हमने की, ऑटोमेटिक कंट्रोल, रिपोर्ट्स, कैलकुलेशन, सिक्योरिटी एंड इंटरफेस। ठीक है जी। अब कहता है अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द आईटी डिपेंडेंसी। जब आप आईटी के ऊपर डिपेंड होते हो तो क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं? भाई सारा कुछ आईटी पे डिपेंड हो, कैलकुलेशन के लिए आईटी पे डिपेंड हो, अगर वहां पे जरा से भी प्रॉब्लम आ गई तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है कि नहीं? यस। तो फिर व्हेन ऑडिटर आइडेंटिफाई द आईटी डिपेंडेंसी, अगर आपको पता लगता है कि सब कुछ आईटी डिपेंडेंट हो तो दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड टू द एसोसिएटेड रिस्क। अब ये हमने पिछली बार भी समझा था, अगेन एग्जांपल ध्यान रखा करो बस। ट्रेन है, ट्रेन को कमांड दी जा रही है कि जा भाई उस टेबल पे चली जा। गलती से अगर गलत टेबल नंबर डल गया तो फिर जो खाना खिलाना था गुजरात को, वो खाना खिला दोगे तो बिहार को, और बिहार का खाना यूपी वाले खाएंगे और यूपी का खाना केरल वाले खाएंगे। क्या दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? मतलब तूने पूरा भारत जो है मिक्स करके खिचड़ी बना दी पूरे भारत की। तो फिर अगर मान लीजिए ऑडिटर ये देखता है कि सब कुछ आईटी डिपेंडेंट है तो उसमें रिस्क भी होंगे उस सिस्टम में। और रिस्क क्या है? सबसे पहले तो उन रिस्क को आइडेंटिफाई करो और मैनेजमेंट उन रिस्क का क्या इलाज करके बैठा है जरा वो जानने की कोशिश करो। द मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल, मतलब कुछ कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है टू एड्रेस द रिस्क रिलेटेड टू द आईटी डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर गलत खाना कहीं पहुंच गया तो उन्होंने अब वहां पे उनकी सीट पे आपने बटन लगाया हुआ है, जैसे वो बटन दबाएंगे आप समझ जाओगे गलत खाना पहुंचा है, इमीडिएटली आप फटाफट उन्हें उनका खाना सर्व कर दोगे। बताइए। दिक्कत in case of risk, how management respond? मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट ITGC, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल, मतलब एक बटन दबाया और पता लग गया कि सिग्नल आ गया कि रेड बटन दब गया। चले, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जी इलस्ट्रेशन बिलो इज एन ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। अगर आप आईटी में कंट्रोल ला रहे हो तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं,
एंड कंट्रोल फॉर ईच एरिया ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल। ओके, अब ये जनरल आईटी कंट्रोल क्या होता है वैसे? जनरल आईटी कंट्रोल, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो जी, आईटी रिलेटेड कंट्रोल जो होते हैं ना, उनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक होते हैं एप्लीकेशन, एक होते हैं जनरल कंट्रोल, और एक होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल। ठीक है, बड़े सिंपल से समझना, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। आपने जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ओपन किया, यहां पे मांगता है एक पासवर्ड, आप पासवर्ड टाइप करते हो, लो जी, आप सिस्टम के अंदर एंटर हो चुके हो। अब आप सिस्टम के अंदर एंटर हो चुके हो, अब हुआ क्या? क्योंकि आपको पासवर्ड पता था, लो जी, अब आप गए टैली नाम के सॉफ्टवेयर पर, टैली, ठीक है जी। इसने फिर यहां पर एक पासवर्ड मांगा, पासवर्ड। जब इस पासवर्ड पे एंटर करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं आप एप्लीकेशन के अंदर चले जाओगे? यस, एंटर द एप्लीकेशन। और यहां पर जब एंटर करोगे तो आप कहां पर एंटर करोगे? एंटर द सिस्टम। तो सिस्टम के ऊपर जो कंट्रोल लगाए गए होते हैं, दे आर कॉल्ड एज जनरल कंट्रोल, और जो एप्लीकेशन के ऊपर कंट्रोल लगाए होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल। समझ गए इतनी बात को? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब कहता है इलस्ट्रेशन बिलो इज एन ओवरव्यू ऑफ द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैं कल रात को बताऊंगा कृतिका। एंड कंट्रोल फॉर ईच एरिया ऑफ द जनरल आईटी कंट्रोल। ओके, और जनरल आईटी कंट्रोल के कौन कौन से एरियाज हैं? अब यहां पे एक छोटी सी बेवकूफ़ी इन्होंने दिखाई है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, तो यानी कि जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल दोनों आने चाहिए थे। यस, इन्होंने लिखा कंट्रोल फॉर जनरल आईटी, जबकि लिखे दोनों तरीके के हैं। ये तीनों कंट्रोल जो भी ये तीनों आपको नजर आएंगे, चाहे एक्सेस कंट्रोल हो, चाहे प्रोग्राम कंट्रोल हो, चाहे डेटा कंट्रोल हो, ये तीनों के तीनों आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? एप्लीकेशन के अंदर भी और जनरल आईटी के अंदर भी। तो ये इतने पार्टिकुलर नहीं रहे हैं यहाँ पर, जबकि रहना चाहिए था। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक इन्होंने स्टडी मटेरियल में कर रखी है। तो कितने तरीके के आईटी कंट्रोल हैं यहाँ पर? जनरल आईटी कंट्रोल कितने तरीके के इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं? एक एक्सेस से रिलेटेड, एक प्रोग्राम से रिलेटेड और एक डेटा से रिलेटेड। हाँ, आइएगा, जनरल आईटी कंट्रोल, ये पॉइंट कहता है कि तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला, एक हो सकता है एक्सेस से रिलेटेड कंट्रोल, दूसरा हो सकता है प्रोग्राम से रिलेटेड कंट्रोल, और तीसरा हो सकता है डेटा से रिलेटेड कंट्रोल। ओके, जब मैं कहता हूं एक्सेस से रिलेटेड कंट्रोल, तो एक्सेस से रिलेटेड कंट्रोल लगाने का आपका ऑब्जेक्ट क्या है? बताइए, आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या होगा एक्सेस कंट्रोल का? हाँ जी, एक्सेस कंट्रोल का ऑब्जेक्ट क्या है, या एक्सेस सिक्योरिटी का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? टू इंश्योर कि जो एक्सेस है टू द प्रोग्राम, मतलब कोई भी जो एक्सेस कर रहा है वो कौन होना चाहिए, एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, बंदा जेन्युइन होना चाहिए, एंड ऑथराइज्ड होना चाहिए। तभी हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट पूरे हो पाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर अनऑथराइज एक्सेस हो गई तो वो तो एंट्रियां चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो यानी कि ले देकर हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना? एक्सेस का ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सेस टू बी
ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए प्लस ऑथराइज्ड होनी चाहिए। किस लिए? टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। आगे प्रोग्राम से रिलेटेड कंट्रोल पे आते हैं। प्रोग्राम से रिलेटेड, अब ये एक्चुअल में एप्लीकेशन कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये कहता है कि अगर मान लीजिए प्रोग्राम के अंदर चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल नया वर्जन आ गया टैली का, फॉर एग्जांपल न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। तो आपके मोबाइल पे भी ऐसा होता है कि आप जो नए अपडेट्स आए हैं उन्हें इंस्टॉल करते हो, ओके। तो प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हो सकता है, यस। तो इवन इफ अगर प्रोग्राम मॉडिफाई हुआ हो तो क्या ये मॉडिफिकेशन के बाद भी जो मेरे ऑब्जेक्ट थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, क्या ये पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा, यहां पर आईटी कंट्रोल के अंदर ये देखा जाता है। मतलब जो भी रिपोर्ट्स पहले जनरेट हो रही थी क्या अब हो रही हैं कि नहीं। कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, जो पहले रिपोर्ट्स जनरेट हो रही थी क्या वो अब भी हो रही हैं। एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स स्टिल जनरेटेड। वो रिपोर्ट्स मेरे लिए बहुत जरूरी थी। इसके अलावा उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हुए हैं, मगर पुराने भी मेंटेन रखे गए हैं अभी भी। फिर आता है डेटा पे कंट्रोल। डेटा पे कंट्रोल फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए क्या आपके पास डेटा का बैकअप वगैरह है, अगर डेटा लॉस्ट हो जाए तो क्या डेटा का बैकअप वगैरह है, पता लगा आपके सिस्टम में किसी ने एंटर किया, पूरा डेटा चुरा लिया, तो फिर आपके पास कोई बैकअप है कि नहीं। तो यानी कि डेटा बैकअप, इससे होगा क्या भाई, आपका फाइनेंशियल डेटा मेंटेन रहेगा ना। टू मीट अगेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तीनों पढ़ के मुझे बताइएगा क्या मुश्किल लग रहे हैं। तीन तरीके के कंट्रोलों की हमने बात की। एक्सेस से रिलेटेड, सिस्टम का एक्सेस किसे दिया जाए किसे ने नहीं। प्रोग्राम से रिलेटेड, हाँ जी, प्रोग्राम से रिलेटेड से फॉर एग्जांपल अगर नए वर्जन आ गए, पुराने वर्जन खत्म हो गए तो फिर। डेटा से रिलेटेड, अगर डेटा तबाह हो गया तो फिर बैकअप वगैरह का क्या होगा। जी चलिए एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सेस सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट क्या है। टू इंश्योर दैट द एक्सेस टू द प्रोग्राम एंड डेटा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए एंड ऑथराइज्ड होना चाहिए टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ये हैं क्या, हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, कंट्रोल डिफरेंट जनरल आईटी कंट्रोल कर रहे हैं, डिफरेंट जनरल आईटी कंट्रोल्स कर रहे हैं, डिफरेंट जनरल आईटी कंट्रोल। वो सवाल कैसे पूछेगा, एंड ऑब्जेक्ट्स उनके क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए तो एक्सेस सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट क्या है लिखा हमने। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या आ सकता है। एक्सेस सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आ सकता है। अगर मैं कहूं खुद बना के देखो तो क्या बनाना मुश्किल होगा क्या। एक रीडिंग हो सके अपनी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो कर सकते हो। पहला, एक्सेस रिक्वेस्ट किसको दी जाएगी। कोई भी एक्सेस रिक्वेस्ट अगर करेगा सिस्टम की, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्त, मेरा छुट्टी पे था, मैं उसके दोस्त के सिस्टम पे काम करना चाहता हूं, क्या मुझे उसकी एक्सेस मिल जाएगी क्या। बोलो, क्या मुझे उसकी एक्सेस मिल जाएगी। नहीं। क्या मुझे एक्सेस मांगनी पड़ेगी। तो फिर क्या अलाउ हो जानी चाहिए। रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन आर प्रॉपरली रिव्यूड एंड ऑथराइज्ड बाय द मैनेजमेंट।
समझ गए इस बात को। दूसरा, एक्सेस ऑफ टर्मिनेटेड यूजर इज रिमूव्ड ऑन द टाइमली बेसिस। भाई साहब, अगर यूजर जॉब छोड़ के चला गया तो उसकी एक्सेस खत्म कर दो, ठीक है ना। एम्प्लॉय व्हेन रिजाइन रिमूव इज एक्सेस, जबकि ऑर्गेनाइजेशन करती नहीं है, बड़ी बड़ी महीने महीने तक चलता रहता है एक्सेस। अब मुझे आजकल का लेटेस्ट पता नहीं कि क्या करते हैं, बट मैं आगे आज से लगभग 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। धनलक्ष्मी से रिजाइन करने के बाद भी मेरा मेल 3 महीने तक चल रहा था, 3 महीने तक। एक्सेस राइट टू द एप्लीकेशंस आर पीरियोडिकली मॉनिटर्ड फॉर द अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। तो राइट कैसे मिलते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि राइट कैसे अलॉट होते हैं। एनी 4 कर लेना बस, एनी 4। आगे, ट्रांजैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेंसिटिव जर्नल आईडीज आर मॉनिटर। जर्नल आईडीज क्या होते हैं, मास्टर कीज। ठीक है जी। सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर मेंटेन्ड। फॉर एग्जाम्पल, पासवर्ड ओनली ऑन मेल पे पासवर्ड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नेक्स्ट, एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस इज रेस्ट्रिक्टेड। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे हर कोई नहीं घुस सकता, कंपनी के डेटाबेस को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। एडमिन का पासवर्ड अलग होता है, एडमिन पासवर्ड अलग होता है, ओनली विद टॉप मैनेजमेंट। समझ गए, लिख लोगे कोई 4, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रोग्राम चेंज, ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर प्रोग्राम के अंदर कोई मॉडिफाई हुआ है तो भी प्रोग्राम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट को मीट करता रहे। ओके, फिर कहता है द चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आर मेंटेन्ड। प्रोग्राम चेंज के अंदर चेंजेस are adequately tracked and recorded. Again, one reading, any 3 to 4। चलिए, थर्ड पॉइंट पढ़िएगा। अगर एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी चेंज हुआ है तो प्रॉपरली टेस्ट कर लेना पहले, अप्रूवल देना पहले, बिफोर बीइंग माइग्रेटेड इनटू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मतलब इंप्लीमेंटेशन से है, इंप्लीमेंटेशन से। उसके बाद अब सेकंड पॉइंट पढ़ना, अगर कोई चेंज हुआ है तो उसे प्रॉपर ट्रैक करना कि चेंज हुआ क्या है, एंड रिकॉर्डेड कि ये चेंज हुआ है, मतलब क्या नया क्या आया है, एनीथिंग न्यू इन न्यू वर्जन, इन अपडेटेड वर्जन। आगे, चेंज मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर मेंटेन्ड। चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी मतलब कोई भी एंटिटी के अंदर चेंज कैसे लाया जाता है, चेंज भाई सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट करने का सिस्टम होता है, तो फिर हाउ द चेंज इन एप्लीकेशन, ये कहना चाह रहा है, इज मेड। मतलब टाइमली बेसिस पे होता है या क्या होता है, कैसे होता है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन चेंज कैसे होता है। फिर उसके बाद इमरजेंसी चेंजेस आर अप्रूव्ड। इमरजेंसी चेंजेस मतलब वायरस अटैक हो गया तो फिर क्या होगा, आप सारे सिस्टम डिसेबल कर दिए जाएंगे। आप देखते हो नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल कई बार मैसेज होता है कि एचडीएफसी बैंक का सर्वर इस टाइम डाउन रहेगा। देखते हो एचडीएफसी बैंक का सर्वर इस टाइम डाउन रहेगा, तो कुछ ना कुछ क्या चल रहा होता है कि कुछ अपडेशन चल रहे होते हैं, तो फिर अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी अटैक हो गया तो फिर कुछ इमरजेंसी में चेंजेस करने पड़ेंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। हाँ जी, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाँ जी, टू इंश्योर द प्रोडक्शन सिस्टम
आर एप्रोप्रिएटली बैक्ड अप। प्रोडक्शन सिस्टम मतलब क्या, आपका मशीन, कंप्यूटर सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब है जहां से डेटा जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन सिस्टम, आर प्रॉपरली बैक्ड अप टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। इसका मतलब भाई फॉर एग्जांपल मेरी क्लासेस चल रही हैं, भगवान न करे अगर अभी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्लासेस गई, तो फिर मैं अब दोबारा पढ़ाऊंगा ऑडिट का, फाइनल ऑडिट का बैच, मैं फाइनल ऑडिट का बैच फिर दोबारा पढ़ाऊं, मैं तो पगला जाऊंगा। तो फिर तो इसलिए बैकअप लो, और बैकअप ऐसा लो कि रिकवरेबल हो। दूसरी बात, रिस्टोरेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड। मेरा सारा डेटा स्टोर होता है क्लाउड के ऊपर, एक बार क्लाउड से डेटा मंगा के भी देख लो, पता लगा वो अप्रूवल ही नहीं दे रहा डेटा मंगाने की, तो फिर समझ गए? यानी कि बैकअप कमांड दे के देख लो, प्लस चेक कर लो। नेक्स्ट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर द डेटा बैकअप एंड रिकवरी इज मेंटेन। मतलब कब कब बैकअप किया जाएगा, डेली, मंथली, वीकली, कब बैकअप होगा ये भी। ये लो जी, 1 रीडिंग, एनी 2 और 3, बस जी। ठीक है, आगे 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 आगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है मेरे पास एसेसिंग द साइबर रिस्क। ओ, इस टॉपिक को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि अरे ये तो अपना जान पहचान वाला रामू है? भाई ये नहीं लग रहा कि आपका पड़ोसी चिंटू है जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हो? लग रहा है? अरे आपके पड़ोस का भोलू है ये, इसका के अंदर पड़ा हुआ है आपने। वाह, तो मैं लिख दूं इसके ऊपर कि क्योंकि बच्चों ने ये इसमें पड़ा हुआ है तो मैं इसे छोड़ सकता हूं, या मेरा तेल निकलवाना चाहोगे फिर भी? चलिए, एक चीज होती है साइबर अटैक और एक होता है साइबर रिस्क। साइबर अटैक अगर हो गया तो, इफ अकर्ड, अगर साइबर अटैक हो गया तो दिस इज कॉल्ड साइबर रिस्क। और साइबर अटैक के अंदर क्या क्या होता है? क्या होता है? क्या मैं कह सकता हूं कोई भी आपके सिस्टम के अंदर एंटर करके डेटा की पप्पी लेके आ जाएगा? भाई सारा डेटा चूस जाएगा सिस्टम से, हाँ या ना? डेटा डैमेज, स्टील, एक्सपोज, ऑल्टर, डिसेबल, डिस्ट्रॉय, सब कुछ हो सकता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके कंप्यूटर सिस्टम की मिल जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बेटर है सर कि जो अलग टॉपिक है वो करवा दो, तो इसका मतलब पहले मैं इंटर में घुसूं और पहले इंटर के टॉपिक की लाइन लाइन पे पहले तो मैं चेक करवाऊं, फिर प्रशांत शर्मा तेरे कंफर्ट की भी मतलब मैं दाद देना चाहूंगा। मतलब ये पक्की बात है कि अगर मैं इसका फोटो खींच सकता तो इस टाइम ये सोफे पे यूं करके बैठा होगा, यूं, और टांगे वहां सामने होंगी टेबल पे, और ये अपने आप को जहां पना समझ रहा होगा और मुझे अनारकली समझ रहा है कि हाँ इंटर के आगे वाला नाचो अनारकली, इंटर के आगे वाला नाचो। क्यों? चलिए, कमाल हो गया भाई साहब।
जी, डिफरेंट टाइप के साइबर अटैक कौन कौन से हो सकते हैं? ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 ले, एक क्वेरी अलग आई है, अनारकली कौन है? अबे छोड़ यार, तू यहां ध्यान दे, अनारकली कौन है? अब पहले मैं इसे कॉन्सेप्ट समझाऊं, हिस्ट्री में जाऊं कि बाबर का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था बाबर। एग्जाम्पल नंबर 9, लो जी। मेलवेयर, टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। देखो जी, इसका ना एमसीक्यू में पूछने के बड़े चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। ओके, बहुत ज़्यादा चांस है, और वैसे भी यहां से सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अच्छा, अब हुआ क्या? तो इसके लिए ना मैं आपको एक पंच लाइन लिखवा रहा हूं हर एक तरीके की। उस पंच लाइन से क्या होगा कि अगर ये एमसीक्यू में आया तो आप एटलीस्ट पहचान जाओगे कि इसमें होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं कि ये अगर घुस गया तो आपके कान पे काटेगा, तो आप पहचान जाओगे, ट्रोजन ट्रोजन ट्रोजन, समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल ये अगर घुसा तो आपके बाल तोड़ देगा, तो फिर आप पहचान जाओगे, फिशिंग फिशिंग फिशिंग, समझ गए? तो इसलिए 1 लाइनर लिखवा रहा हूं ताकि समझ आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या, और एमसीक्यू में आ जाए तो समझ आ जाएगा। चलिए, पहला, मेलवेयर क्या होता है? ये वो जीव जंतु है जो अगर कंप्यूटर में चला गया तो आप हरिद्वार चले जाना, दैट इज सब गया, सारा डेटा वेटा सब गया। ओके, ये कई तरीके का हो सकता है मेलवेयर। पहला, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का मतलब क्या है भाई यार? मतलब ये आपके सिस्टम में गया, ठीक है, सारे डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, आपके सारे डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, 100% डेटा इनक्रिप्ट किया, अब आपको कॉल किया और फिरौती मांगी, रैंसम मनी। रैंसम मनी मतलब फिरौती मांगी कि अपना डेटा चाहिए तो मुझे पैसे दे। अपॉन पेमेंट आपके डेटा को डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट। पूरे नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी इस पे चल रही है, पूरी नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी इस सिस्टम पे चल रही है, इस पे रैंसमवेयर पे। वहां पूरी इकोनॉमी के अंदर केवल 2 चीजें होती हैं, ना वहां गेहूं पैदा होता है, ना केवल और कुछ पैदा होता है, वहां केवल हथियार पैदा होते हैं। तो चलता कैसे है? वो चलता 2 तरीकों से है। पहला, ड्रग्स का व्यापार करते हैं पूरे संसार में, और दूसरा रैंसमवेयर वाला काम करते हैं। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी के ये 2 सबसे बड़े सोर्स ऑफ इनकम है। अभी इंडिया की एक पूरी की पूरी क्रिप्टो एक्सचेंज उड़ा दी उन्होंने, नाम बोलो। बताइए, पूरी की पूरी इंडिया की क्रिप्टो एक्सचेंज उड़ गई। वजीरेक्स, पूरी की पूरी क्रिप्टो एक्सचेंज उड़ गई, करोड़ों रुपया लोगों का साफ हो गया। वहां की टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं। एक्चुअल में क्या है, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी देता है साउथ कोरिया को।
अब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया है तो सेम ही एक तरीके का, बस बीच में बांट दिया इन्होंने। मतलब हुआ क्या था कि नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट था चाइना का और रशिया का। चाइना और रशिया चाहते थे कि यहाँ पर हमारे टाइप की सरकारें बने, हमारे टाइप की सरकारें बने। यूएस चाहता था कि यहाँ पर डेमोक्रेसी रहे। तो हुआ क्या, यूएस ने साउथ कोरिया साइड से अटैक करना शुरू किया और नॉर्थ कोरिया के पास आ रहे थे कि यहाँ पर फिर चाइना ने उन्हें रोक दिया। फिर चाइना और यूएस का युद्ध ना छिड़ जाए इसके लिए एक सर्टेन बाउंड्री बना दी गई, जहाँ कहा गया कि यहाँ तक नॉर्थ कोरिया है, बाकी में साउथ कोरिया, ठीक है। तो इसलिए साउथ कोरिया के अंदर डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया के अंदर जो जैसा चाइना में सिस्टम है वैसा है, मतलब तानाशाही चलती है। साउथ कोरिया क्यों, अमेरिका का सपोर्ट था तो इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई है तो नॉर्थ कोरिया के स्पाइस जो हैं उस टेक्नोलॉजी की एक्सेस लेते हैं। उनको एक्सेस है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में साउथ कोरिया में घुसे हुए हैं और यूएस के अंदर भी घुसे हुए हैं। तो यूएस में जाके पता तो लगता नहीं है, चेहरे तो सेम है सबसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के। तो फिर अब होता क्या है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं एक्सेस उठाते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ के। खुद ये जो किम जोंग उंग है वो भी यूएस की यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ है। चलिए ठीक है। और फिर विदेशों के वैज्ञानिकों को ये उठा के किडनैप भी करने का इनका धंधा रहा है। तो रैंसमवेयर समझ आ गया। आगे फिर आता है एक फाइललेस। अब फाइललेस में क्या होता है, देखो रैंसमवेयर में तो बंदा आपके ना सिस्टम के अंदर फाइल इंस्टॉल करता है, प्रोग्राम इंस्टॉल करता है, ठीक है। परंतु ये सबसे खतरनाक तरीके का वायरस है फाइललेस, क्योंकि इसमें कोई फाइल नहीं होती, यानी कि कोई फाइल नहीं होती, इसका मतलब कोई इंस्टॉलेशन नहीं होता। ये डायरेक्ट अटैक करता है आपके सिस्टम पर, डायरेक्ट अटैक। इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, प्लस हार्ड टू डिटेक्ट। ये इसका सबसे गजब का फीचर है। तो ये कैसे, ये आता कैसे है, ये आता कैसे है? कई बार आप जब अपने ख्यालों में होते हो तो आप कुछ ऐसी वेबसाइट देखते हो जो नहीं देखनी चाहिए। आगे आप खुद समझदार हो, बस आगे कुछ मत लिखना। अनऑथराइज्ड वेबसाइट से एंटर होता है और ये इतना स्मार्टली काम करता है कि आपके विंडो के प्रोग्राम के अंदर एंटर हो जाता है, प्रोग्राम का ही पार्ट बन जाता है, बिकम पार्ट ऑफ प्रोग्राम, और आपको पता भी नहीं लगता है। तभी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस हमेशा घर में रहने चाहिए। वैसे तो मुझे कहना चाहिए वेबसाइट ही नहीं देखनी चाहिए, बट समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, ये डुप्लीकेट फाइल भी बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। ये सिस्टम को पूरा दीमक होते हैं, दीमक खा जाते हैं बिल्कुल सिस्टम को। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ट्रोजन। इसका पूरा नाम कहां से आया पता है? एक स्टोरी थी बचपन में जहां पे आपको सिखाया गया था कि एक आर्मी जो थी एक किले के पास आकर उसे हराने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद जब वो हरा नहीं पाए तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक घोड़ा गिफ्ट कर दिया जीती हुई पार्टी को कि लो जी हम आपके लिए घोड़ा देके जा रहे हैं क्योंकि आपका टैलेंट जो है मानना पड़ेगा। उस घोड़े के अंदर जिसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता था, यानी कि जो दिखाई देने में बड़ा प्यारा लगे, बहुत ही प्यारा लगे, अरे पूछो मत, मतलब देखने में बहुत प्यारा लगे, वाह, यानी कि लेजिटिमेट लगे। ठीक है। और वो घोड़े के अंदर सिपाही छुपे हुए थे जिन्होंने दरवाजा खोला और एंटर करवा दिया। याद है ये स्टोरी, सुनी हुई है कि नहीं?
फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैसेज आया, योर सिस्टम इज स्लो। ओ, आपने कहा अच्छा, ओके। इसने कहा क्लिक करिए एंड डाउनलोड कीजिए। हम आपकी सारी कैशे मेमोरी को रिमूव कर देंगे। लो जी, उसने इतने प्यार से कहा, आपने कहा ले, टिंग, बस हो गया काम, ट्रोजन एंटर हो गया। वेरी हार्मफुल। ठीक है जी, चलिए मनीष, तूने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। चलो जी, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मेलवेयर। Malware or the malicious software is any program or the code that is created with the intent to do harm to the computer, network or server. Malware is the most common type of the cyber attack. ये कितने तरीके का हो सकता है? Different types of malware. पहला, ransomware. Ransomware में क्या है? Adversely encrypt करता है victim के डेटा को, encrypt कर देता है, and offer to provide a description key in exchange for a payment. समझ गए? नेक्स्ट, फायरलेस मेलवेयर। फाइललेस मेलवेयर, समझना इसे। फाइललेस मेलवेयर is a type of malicious activity that uses the legitimate tools built into a system to execute a cyber attack. कोई फाइल नहीं आ रही है बट फिर भी डेटा एंटर कर रहा है थ्रू अ लेजिटिमेट टूल्स। ओके, अनलाइक ट्रेडिशनल मेलवेयर, फाइललेस मेलवेयर डज नॉट रिक्वायर एन अटैकर टू इंस्टॉल एनी कोड ऑन द टारगेट सिस्टम, मेकिंग इट हार्ड टू डिटेक्ट। अनऑथराइज्ड वेबसाइट पे जाने पर यह होता है, कोई कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, कीवर्ड है ये जो गोले बनाए हैं जिस पे, ट्रोजन। ये एक मेलवेयर है डेट अपीयर टू बी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर की तरह प्रतीत होता है जिसमें आपको क्या आता है, डाउनलोड कर लो, देखो। हार्मलेस फाइल्स लाइक फ्री डाउनलोड्स, सबसे खतरनाक होती है फ्री डाउनलोड्स, ठीक है ना। मोबाइल मेलवेयर, ये जो मोबाइल के अंदर आती हैं ऊट पटांग चीजें, क्लिक कर डाला और गया, हो गया मोबाइल का काम। तो फिर मोबाइल मेलवेयर इज एनी टाइप ऑफ मेलवेयर डिजाइन टू टारगेट मोबाइल डिवाइसेस। बस इतना काफी है वैसे तो। मोबाइल मेलवेयर कैसे डिलीवर होते हैं? मैलिशियस डाउनलोड के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटी, फिशिंग एंड द यूज ऑफ द अनसिक्योर्ड वाईफाई। गलती से भी किसी अनसिक्योर्ड वाईफाई या फिर कभी अभी आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे कजन को मैंने ना एक क्रिप्टो कॉइन बताया, मैंने यहां पे भी बताया हुआ शायद कई बार, फाला कॉइन, ठीक है, फाला। उसने वहां पर 1 लाख रुपए डाले, उसके 6 लाख हो गए और 6 गुना हो गया था एक ही रात के अंदर। वो नाच रहा था, एयरपोर्ट पे बैठा था, जीएमआर का नेट चला रखा था शायद, या कौन सा नेट चला रखा था पता नहीं, वहां से किसी और बंदे के पास भी वो नेट का एक्सेस होगा। फ्लाइट पे चढ़ने के बाद और चढ़ने के बीच, चढ़ने से उतरने से पहले 1-1.5 घंटे की फ्लाइट में उसका 6 लाख साफ हो गया उसके अकाउंट से। किसने चुराया, कैसे चुराया, किधर चुराया, किसी को कुछ नहीं पता। अबे खाला नहीं, फाला, हे भगवान, वो कह रहा है खाला। मैं क्रिप्टो कॉइन का नाम बता रहा हूं, या खाला नहीं है, फाला है। तो यार बताओ कौन सी जनरेशन में जी रहे हैं ये। आगे बढ़ते हैं। विकास लाइफ केयर का क्या करूं?
सौरभ इसके लिए मुझे मई एंड में एग्जाम देना है कि जब मैं क्वेरी का जवाब दे पाऊंगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना पड़ता है, समझा कर। चलिए आगे, डिनायल ऑफ द सर्विस अटैक। ये क्या होता है भाई? डिनायल ऑफ द सर्विस अटैक कभी देखा है? आकाश, जब आता है ना पेनल्टी रिवीजन में तो मैं वहीं बता देता हूं, उस टाइम नोट कर लिया करो, उस टाइम ही नोट कर लिया करो प्लीज। हाँ जी, डिनायल ऑफ द सर्विस एक्सेस। फॉर एग्जांपल, सीए का रिजल्ट आया, आप लोग बैठे हुए थे एकदम नहा धो के मंदिर में जा चुके, बिल्कुल पाठ करके तैयार बैठे थे, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, अचानक रिजल्ट आया, आपने एंटर किया, आया जी एरर नंबर क्या लिखा है 404, अपनी ऐसी तैसी कराओ, हो गया। इसका मतलब क्या है? आपको एक्सेस नहीं दे रहा वो। क्यों? क्यों नहीं दे रहा? अप्पा सोने कोई नहीं, मतलब हम सुंदर नहीं हैं कि हमें एक्सेस नहीं दे रहा? नहीं नहीं, आप सुंदर हो, फिर भी क्या दिक्कत है? एक्चुअल में वहां पर फ्लड आ चुका है, रिक्वेस्ट का फ्लड आ चुका है। अब कई बार यहां पर क्या होता है कि अगर कोई जिंदगी में किसी कंपनी से मजे लेना चाहे, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हैकर है, मैंने कहा जी अमित पोपली क्लासेस पर दिवाली सेल लगेगी 24 घंटे की, मेरे हैकर को पता लग गया, उसने कहा पोपली की वेबसाइट, मेरे कंपटीटर ने कहा पोपली की वेबसाइट नहीं चलनी चाहिए, उसने क्या किया, हैकर था वो, उसने पूरे दिन के लिए मेरी वेबसाइट पे इतना फ्लो भेज दिया, इतना फ्लो भेज दिया कि भाई मेरी वेबसाइट ठप हो गई एक दिन के लिए, और वही दिवाली वाला दिन था। समझ गए? समझ गए? चलिए, तो इसलिए ऐसा किस लिए किया जाता है? उन्होंने आपके से पैसे लेने हैं? नहीं, आपका लगाना है एनर्जी, टाइम एंड रिसोर्सेस, ये आपका खराब करना है बस। फिर इसके लिए कुछ करते नहीं आईसीआई वाले, मतलब क्या करें, वो कितना अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, रेलवे के बराबर कर दें क्या? इतने तो तुम उन बेचारों को पैसे नहीं देते। चलिए, तो समझ गए, डिनाइल ऑफ एक्सेस मतलब वेबसाइट आपको एक्सेस नहीं करने दे रहा सिस्टम, मतलब लिखिएगा डिनाइल ऑफ एक्सेस नेटवर्क को फ्लड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एरर नंबर 404, वेबसाइट नॉट वर्किंग, जैसे आईसीआई वेबसाइट ऑन रिजल्ट डे, पर्पस क्या होता है? आपके टाइम को खा जाना, लॉस ऑफ टाइम, फिर मनी भी जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अपने सिस्टम की कैपेसिटी बढ़वाते हो फिर, और एनर्जी भी जाती है। समझ गए? आईसीआई कितना प्रॉफिटेबल है सबको बता रहे, एनपीओ संस्था है, एनपीओ संस्था है बेचारी, एनपीओ संस्था। वो करोड़ों रुपए की एफडी जो पड़ी हुई है, जिसकी तरफ आपका ध्यान है, वो दिन दूर नहीं कभी आईसीआई कहे कि चलो बच्चों सब आप में बांट दी, हो सकता है कभी भी, मैं तो इसी उम्मीद में जी रहा हूं। चलिए कि घर पे लेटर आएगा, पोपली मेरे 100 करोड़ तेरे। चलिए, एग्जाम में एग्जाम्पल दे सकते हैं आईसीआई रिजल्ट वाला। जिंदगी में, अपनी जिंदगी में क्या जरूर खतरों से खेलने की आदत है?
नहीं, जरूर है, खतरों से जरूर खेलना है। शांत रह के जिंदगी नहीं बिताई जा रही। आईसीआई वाला एग्जांपल मारेगा ये यार। चले, डिनायल ऑफ एक्सेस अटैक। A denial of service attack is a malicious targeted attack that flood a network. भीड़ लगा दी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आज क्लास में नोरा आ रही है। भाई तुम तो क्या, माता पिता, गर्लफ्रेंड, पड़ोसी, पड़ोसन सारे इकट्ठे हो गए सिस्टम के आगे। तो फिर यूट्यूब भी हैरान था कि ये हो क्या रहा है पब्लिक की क्लास में। आपने कहा नोरा भाभी आई हैं, तो फिर बस एक्सेस डिनाई कर रहा है आपको, क्लास उस दिन नजर नहीं आ रही। माय गॉड, विद अ फॉल्स रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू डिसरप्ट द बिजनेस ऑपरेशंस। फॉल्स रिक्वेस्ट आती है इस पे। फॉर एग्जांपल, आपके रिलेटिव को पता लगा कि आपका रिजल्ट है, उसने लेना है कि ना देना दो, वो तो 12वीं पास भी नहीं हुआ, मगर वो भी आईसीआई की साइट पे बैठा है क्या आपका पता करने के लिए कि देखे तो सही क्या हुआ, शर्मा जी के बेटे का क्या हुआ, चलो चेक कर लेते हैं आज। अबे तूने क्या करना है, शर्मा जी के बेटे का क्या हुआ, नालायक। वैसे ही वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा रहा है। इन द डोस अटैक ऐसे पड़ोसी कई बार होते, पड़ोसी और रिलेटिव ऐसे होते, पता है। यूजर आर अनेबल टू परफॉर्म रूटीन एंड नेसेसरी टास्क सच एज द एक्सेसिंग ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन अकाउंट और अदर रिसोर्सेस. While most DOS attacks do not result in lost data and are typically resolved without paying a ransom, they cost the organization their time, money and other resources. समझ गए? चले, नहीं मनीष नहीं, नेक्स्ट। फिर आता है जी फिशिंग। ओए, फिशिंग इसका मतलब क्या है? हर पल यहां जी भर जियो। 1 लाइनर लिखवा रहा हूं। हाँ जी। एसएमएस आया, फेसबुक पे लिंक आया या ईमेल आई, आप जोश में थे क्योंकि कन्या के नाम से आया था। अंदर से भरे बैठे हैं सीए के लोग। भाई सीए करने वाले लड़के, खासकर इनकी हम उम्र के लड़के, कहाँ एमबीए, एक लड़का, मतलब हर एक की गर्लफ्रेंड होती हैं ये बेचारे, कहाँ इनकी, मतलब मैं मासूमियत देख के मेरी तो कई बार आंखों में आंसू आते हैं कि बेचारों क्या जिंदगी में, एक हाथ में टैक्सेशन है, दूसरे हाथ में कॉस्टिंग, तीसरे हाथ में जीएसटी सिर पे रखा हुआ है, एफआर, इनकी जीवन है। अरे फिर मान लीजिए कन्या के नाम से मेल आ गई, एलिना, वाह, एक तो नाम सुन के वाह वाह लगा कि वाह, जिंदगी में लग रहा है भगवान ने हमारी किस्मत में स्पेशली कुछ लिखा है। लिंक पे क्लिक कर ही डाला इन्होंने। ओहो बेचारे भरे पड़े थे, क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब क्या करें? चलो हरिद्वार, चलो चलो चलो, लिंक पे क्लिक किया ना बेटा, चलो हरिद्वार। हरिद्वार की स्पेलिंग में अमेंडमेंट तो नहीं आई? चलिए, मेरा दिल किया कि माता पिता को लेकर ना एक बार वृंदावन जाना है। बड़ा टाइम से मैं वृंदावन गया नहीं था, 10 साल हो चुके थे वृंदावन गए हुए, अभी पिछले साल की बात बता रहा हूं। तो अब मुझे वहां के होटल्स वगैरह ना कुछ नजर नहीं आ रहे थे मेक माई ट्रिप पे कि कौन से अच्छे होटल हैं, मतलब कोई व्यू ही नजर नहीं आ रहे थे ढंग के होटल के। और मुझे देखना था, प्रेमानंद जी से मिलना था, मतलब प्रेमानंद जी को जाते हुए देखना था। तो मेरा प्रोग्राम ऐसा था कि मुझे जो उनका जिस रास्ते में वो परिक्रमा करते हैं ना, मुझे उसी रास्ते का होटल चाहिए था। तो मेक माई ट्रिप ये बता ही नहीं रहा था। अब किसी ने मुझे बताया कि वो ना एक वहाँ पे धर्मशाला है, नाम है जिसका डी से है, शायद धारावी या फिर डी से नाम है, मैं भूल गया, दिमाग में नहीं आ रहा मुझे, रियल घटना है मगर। तो वो धर्मशाला बहुत प्यारी धर्मशाला है। सबने बताया मुझे, दो तीन लोगों ने बताया, धारावी या फिर पता नहीं समथिंग कुछ ऐसा नाम था। मैंने अपने पिताजी को बताया और कहा मैंने पिताजी को कि आप बुक कर लो। ठीक है जी। वो गए,
गूगल पे डाला, आया नंबर कि आप इस नंबर पे इतने रुपए की पेमेंट कर दीजिए। ठीक है जी, पिताजी ने पेमेंट कर दी। 3 रूम चाहिए थे, हमने 3 रूम चाहिए थे। और प्रशांत बता रहा है वही होगी, प्रशांत बता रहा है कौन सी, दिल्ली धाम, नहीं 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 वो नहीं, तो फिर इस नाम से नहीं थी, कुछ और धारावी समथिंग कुछ ऐसे थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं कल फैमिली से पूछ के बता दूंगा किस नाम से पेमेंट गई थी। अब हुआ क्या, पेमेंट करनी थी 3000, उन्होंने इनिशियल मांगे 3000, ठीक है, एक दिन में 3000 की पेमेंट हो गई। अगले दिन वहाँ से फ़ोन आया कि हाँ जी हम यहाँ से बोल रहे हैं, इस धर्मशाला से बोल रहे हैं, एंड आपने वो बुकिंग की है ना 3 रूम, हाँ जी, तो हम आपको ये दे रहे हैं, आप फटाफट 8000 रुपये और पे कर दीजिए, बाकी आप जब वहाँ आएंगे तो वहाँ पे धर्मशाला में आके पे कर देना। ठीक है जी, हमने 8000 रुपये की पेमेंट भी कर दी। अब 8000 रुपये की पेमेंट भी कर दी, पिताजी ने 3000 रुपये की पेमेंट कर दी पहले। ठीक है जी, अब मेरे एक स्टूडेंट वहीं था, मतलब वृंदावन में ही रहता है। अब मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि पहले मैं उसी से कह दूँ कि भैया तू ही जाके बुकिंग करा, तो मैंने उसको कहा, दिमाग में आया पता नहीं किस तरीके से पेमेंट मांगी है, पिताजी को भी शक था कि पता नहीं यार ऐसे पेमेंट कैसे, वो कह रहा था कि जल्दी भेजो जल्दी भेजो। मैं स्टूडेंट को कहा कि भाई जाइए जरा देखियो 3 कमरे कन्फर्म्ड है। वो गया, उसने कहा धर्मशाला में जो रिसेप्शन पे बैठा था, कहने लगा यहाँ कोई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है ही नहीं, यहाँ तो यहीं आना पड़ता है, यहीं पे पेमेंट करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट ने उन्हें दिखाया कि ये नंबर, वो हंसने लग गया, कहने लगा इस नाम से तो बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास। तो आपके साथ भी हो गया आज की डेट में, ये बताओ। अबे जब इतने सारे केस आते हैं तो तुम्हें कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, कि एक बंदा गूगल पे बैठा है, तुम्हारी धर्मशाला का नाम लिख के, नंबर लिख के बैठा हुआ है, और तुम उससे पेमेंट कर रहे हो। फिर कंप्लेन लिखवाई, वृंदावन के थाने में कंप्लेन लिखवाई, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कर सकते हो। वो बंदा बैठा है कैलकाटा के अंदर, वहां बैठे हुए, वृंदावन में बैठे हुए धर्मशाला के किसी एम्प्लॉय से मिला हुआ है, और सीधा पेमेंट जाती है कैलकाटा में। अब क्या किया जाए बताओ। चलिए, तो लिंक पे क्लिक किया, आपको लिंक भेजते हैं और सारा पैसा निकाल लिया। ठीक है जी, चलिए, साइबर सेल में कॉल किया, वो जिस बंदे ने मेरा नाम लेके वो जो कर रहा है ना, वो जो चला रहा है शेयर मार्केट के टिप्स चला रहा है, वो जो बंदा मेरा नाम लेके चला रहा है, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए शायद साइबर कंप्लेन किए हुए, अभी तक मेरे को मेल का ही रिप्लाई नहीं आ रहा यार, क्या कहूं। तो फिशिंग, अब आगे 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 देखते हैं। हाँ जी, अब ये फिशिंग कितने तरीके की हो सकती है, चलिए देखना शुरू कीजिएगा। फिशिंग भी कई तरीके की हो सकती है। पहला स्पीयर फिशिंग, दूसरा वेलिंग, तीसरा स्मिशिंग, चौथा विशिंग। हे भगवान, चलिए, रक्षित टंडन को कांटेक्ट करो, ही विल हेल्प। रक्षित टंडन कौन है भाई? गुरुग्राम में केस है, वहां का, वृंदावन का। हाँ जी, पहला स्पीयर फिशिंग, इसके अंदर ना पर्पस क्या होता है सामना अटैक करने वाले का, कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की धज्जियां उड़ानी है। किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की धज्जियां उड़ानी है, ठीक है ना। चलिए, फॉर एग्जाम्पल टारगेट क्या है, अटैक ऑन, ये की पॉइंट है ध्यान रखना, स्पेसिफिक इंडिविजुअल। उसके बाद सेकंड वेलिंग, यहां पर पर्पस क्या है, अटैक ऑन, कंपनी के सीईओ के ऊपर अटैक करना, ये मेन पर्पस है। सीईओज के ऊपर अटैक करते हैं ये, ठीक है जी। तीसरा स्मिशिंग, फॉर एग्जाम्पल आपके एसएमएस पर एक लिंक आया था, आपने क्लिक किया, आपका सारा पर्सनल डेटा वहां चला गया, यानी कि एसएमएस पर लिंक क्लिक किया एंड 100% इंफॉर्मेशन गई। ठीक है जी,
नेक्स्ट, फोर्थ, विशिंग। विशिंग का मतलब क्या होता है? अब यही बेचारे सीए के बच्चे तो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, जितने लड़के बैठे हैं मेरी क्लास में इस टाइम, मान लीजिए उनको आया कॉल, फोन कॉल, फोन पे कन्या बोल रही थी, उसने कहा हाय मैं नोरा। अब पोपली की क्लास में आ जाऊं? ओहो सुनो, पोपली नहीं कहा उसने, मैं उनकी क्लास में आ जाऊं ये कहा। लो जी, उसे पता था ये भरे बैठे हैं, तो फिर अगर हां है तो कृपया नो दबाएं। लो जी, योगेश, निखिल, मनीष, जय, इन्होंने 4-4 बार नो दबाया, 4-4 बार नो। वाह, फिर इंफॉर्मेशन गई ना, फोन कॉल पे ले गई वो इंफॉर्मेशन, दबा दिया, बस हो गया काम, चलो हरिद्वार। समझ गए डिफरेंस? विवेक कह रहा है 10 बार, देखो अभिषेक मैंने 10 बार दबाया, हे भगवान देखो मैं कह रहा हूं एक्सट्रीम लेवल के भरे पड़े हैं। इन विचारों की जन्मपत्री में अभी तक कन्या पक्ष की एंट्री नहीं हुई है। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे अंदर का दर्द, मैं समझ सकता हूं। आगे, फिशिंग। कह रहा आपने तो मुझे भी डुबा दिया। बता यार, तेरे अंदर की भावनाएं मैंने संसार को बताई हैं, तो क्या बुरा किया है? फिशिंग इज अ टाइप ऑफ द साइबर अटैक। ये क्या यूज करता है? डेट यूजेस ईमेल, एसएमएस, फोन, सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक टू इंटाइस। ओहो, इंटाइस का मतलब लालच देना, ले 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 ले, समझ गए? विक्टिम मतलब तुम, टू शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। हाँ, नो दबाएं। लो जी आगे, सच एज पासवर्ड और अकाउंट नंबर, or to download a malicious file that will install virus on their computer or phone. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कितने तरीके का हो सकता है? APY फाइल, हाँ बिल्कुल ठीक है, APK फाइल बिल्कुल ठीक है। स्पीयर फिशिंग, इसमें क्या होता है? इसमें वो फिशिंग अटैक होता है दैट टारगेट द स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, टिपिकली थ्रू द मैलिशियस ईमेल। उस इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है, उस इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यार मैं ना कई एग्जाम्पल ना खुले में लेने नहीं चाहिए। तो हुआ क्या, सुनो जी। हमारी कम्युनिटी में एक, यार रहने दो, समझो, छोड़ो, नहीं सही नहीं लगेगा। हाँ जी, अब हुआ क्या, मतलब एक टीचर थे, उनके साथ ऐसा हो गया था, तो अब क्या कहें, चलिए हो गया था उनके साथ, उनकी भी इंफॉर्मेशन चली गई थी। हाँ जी, कभी भी जिंदगी में वीडियो कॉल आ जाए, वीडियो कॉल आ रही हो तुम्हारे पास, कभी क्लिक मत करना जब तक तुम्हारा खास जान पहचान नहीं हो। समझ गए कहानी? समझ गए सारी? नहीं अभिषेक नहीं, कभी भी, गलती से भी बता रहा हूं, वीडियो क्लिक मत करना, ठीक है? चलिए, अब हुआ क्या, वरना तुम ना उन, मतलब तुम्हारी केवल शक्ल ही चाहिए, और शक्ल को वो करके एआई से कुछ भी बना के वो कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, तो ध्यान रखना।
द गोल ऑफ सुपर फिशिंग इज टू स्टील द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज द लॉग इन क्रेडेंशियल। ये ना वो करते हैं, आपको धमकाते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली को लीक कर देंगे, जो कि आपकी है भी नहीं है, एआई के थ्रू इन्होंने बनाई होती है। तो फिर आपको धमकाते हैं। बेचारा एक मैं जानता हूँ उसको, उसने सुसाइड कमिट कर लिया था इस वजह से। लेटर में लिख के गया था कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं था, मगर मेरी फैमिली लाइफ टूट गई थी इनकी वजह से, क्योंकि वीडियो कॉल पे क्लिक किया, उन्हें बस यही चाहिए था, हो गया काम। चलिए, तो क्लिक मत करना प्लीज़ कभी। फिर आता है वेलिंग। यहाँ मेन पर्पस क्या होता है? अटैक करना। किसके ऊपर? बड़े इंडिविजुअल, सीईओ वगैरह पर। ओके, a whaling attack is a type of social engineering attack, specially targeting seniors or C level executive। अब C लेवल का मतलब आपके भाषा में क्या होता है पता नहीं, मगर C लेवल का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये जिनके आगे चीफ लगता है, ठीक है ना। चलिए, विद द पर्पस ऑफ स्टीलिंग मनी और इंफॉर्मेशन और गेनिंग एक्सेस टू, इनके कंप्यूटर की एक्सेस लेना, क्योंकि यहां अगर एक्सेस ले ली तो मजे ही मजे हैं लाइफ में, सारे नए प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी। समझ गए? चलिए, डिजिटल अरेस्ट इसमें आएगा। स्पीयर फिशिंग में डिजिटल अरेस्ट वो रैंसम में आना चाहिए। आगे, स्मिशिंग का मतलब क्या हुआ? स्मिशिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग द टेक्स्ट मैसेज। आपने क्लिक किया, रेप्यूटेड कंपनी के नाम से आएंगे, इन ऑर्डर टू इंड्यूस इंडिविजुअल टू रिवील द पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज द पासवर्ड और द क्रेडिट कार्ड नंबर, सब गया आपका। नेक्स्ट, विशिंग। विशिंग का मतलब क्या? फोन कॉल आया, अ वॉइस फिशिंग अटैक, कॉल आ रहा है, इज द फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ द फोन कॉल एंड द वॉइस मैसेजेस pretending to be from a reputed organization, wow, Nora this site, to convince the individual to reveal the private information such as the bank detail and password। समझ गए? Why ransomware? क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में मेन पर्पस तो पैसे लेना होता है ना। वैसे डिजिटल अरेस्ट में भी नहीं होगा क्योंकि इंक्रिप्शन नहीं होता। लाइक कॉल फ्रॉम द पुलिस, मतलब वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लेते, आपको धमका के आपसे पैसा वैसा सब ले लेते हैं। चलिए आगे, अब अगला मेरा पॉइंट आता है क्या? स्पूफिंग। नाम सुना हुआ स्पूफिंग का? नाम सुना है? डिजिटल अरेस्ट होता क्या है सत्येंद्र? डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, जिसमें क्या होता है, आपके पास कॉल आया पिताजी के पास, आप गए हुए थे पढ़ने के लिए, आपका मोबाइल था स्विच ऑफ, कॉल आया घर पे पेरेंट्स के पास कि सत्येंद्र को हमने पकड़ लिया है क्योंकि उसके बैग में ड्रग्स थी। माता पिता के हाथ पांव फूल जाएंगे। वो जूम कॉल पे इस टाइम या वीडियो कॉल पे हैं, वो कहते हैं भाई सत्येंद्र को छुड़वाना है, पहले हम उसकी आवाज़ सुनवा देते हैं। आपकी आवाज़ उनके पास होती है, वो आपको सुनवाते हैं, मतलब माता पिता को आपकी आवाज़ सुनवाएंगे कि मम्मी मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, ठीक है, ये मेरे को बहुत मार रहे हैं, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। अंदर के माता पिता जागेंगे, वो कहेंगे बोलो कितना अमाउंट चाहिए। उस टाइम अमाउंट मांगेंगे पुलिस वाले बनकर, 10 लाख 20 लाख जो भी है, आप उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब एक्चुअल में तो तुम क्लास में थे, तुम तो एक्चुअल में क्लास में थे, तुम्हें तो इस चीज़ का पता भी नहीं है। समझ गए इतनी बात? तो ये इस तरीके की कॉल्स चल रही हैं। चले, क्या मैं आज 2 मिनट का ब्रेक ले सकता हूँ? बस 2 मिनट का, केवल 2 मिनट।
बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, नाम है इसका स्पूफिंग। स्पूफिंग मतलब ये क्या होता है? स्पूफिंग इज अ टेक्निक विच इज ऑलरेडी समझ तो चुके। अच्छा, स्पूफिंग के बारे में समझा नहीं ना? लो जी, स्पूफिंग के बारे में समझते हैं पहले। स्पूफिंग क्या होती है? स्पूफिंग का मतलब होता है अपना बेस बदल लेना, बेस बदलना। ओके, यानी कि कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि फेक वेबसाइट होती हैं। जैसे भारत में ना एक अथॉरिटी है जो कि बहुत प्लॉट्स निकालती है, और उनके प्लॉट्स ना निकलते हैं मतलब मार्केट प्राइस से 1/3 प्राइस पर, जिसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। अब इसकी एक वेबसाइट है जहां पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। पता नहीं मिली भगत है क्या है, मुझे नहीं पता। बिल्कुल सेम एक और वेबसाइट है, यमुना एक्सप्रेसवे .com, और इनकी वेबसाइट है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी .com। बट किसी साधारण व्यक्ति को अगर ना पता हो तो यहां पर जाकर भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको 1100 रुपये पे करने को कहते हैं। इसे कहते हैं स्पूफिंग। सिटी बैंक बिल्कुल ठीक कहा, समझ गए? नकली वेबसाइट के थ्रू। तो स्पूफिंग कितने तरीके की होती है? एक डोमेन के थ्रू यानी कि वेबसाइट के थ्रू, और एक होती है ईमेल के थ्रू, जहां पर आपके पास ना आईसीएआई की तरफ से मेल आया, बट वो मेल नकली था, आईसीआई का नहीं था। ठीक है ना? तो ईमेल के थ्रू भी होती है। तो यहां पर फेक वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट फेक होती है, और यहां पर ईमेल फेक होती है। लो जी, क्लियर? बढ़ सकते हैं भाई, यहां से आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है जी, तो आइएगा स्पूफिंग। द स्पूफिंग इज अ टेक्निक थ्रू विच अ साइबर क्रिमिनल रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज अ नोन और ट्रस्टेड सोर्स। तो किसी जानी पहचानी वेबसाइट का नाम लेंगे, ठीक है? इन सो डूइंग द एडवर्सरी इज एबल टू इंगेज, एडवर्सरी मतलब वो जो क्रिमिनल है, with the target and access their system or device with the ultimate goal of stealing information, extorting money or installing the malware or other harmful software on the device. अब ये स्पूफिंग कितने तरीके की हो सकती है? पहला पढ़िएगा डोमेन स्पूफिंग, जहां वेबसाइट के थ्रू मतलब नकली वेबसाइट बनाई जाती है। डोमेन स्पूफिंग इज अ फॉर्म ऑफ फिशिंग वेयर एन अटैकर इम्पर्सोनेट मतलब बेस बदलना, बहरूपिया, a known business or a person with a fake website or email domain to fool the people into trusting them. Typically, the domain appear to be legitimate at the first glance, but a closer look will reveal the subtle difference. मतलब अगर आपको सिटी बैंक की स्पेलिंग पता हो तो आपको सिटी बैंक और सिटी बैंक में फर्क मालूम हो जाएगा। समझ गए? ईमेल स्पूफिंग, यहां पर ईमेल आती है साइबर अटैकर की तरफ से by using the email with a forged sender address, जाली एड्रेस से आती है, because the recipient trust the alleged sender। मेल आई ICI.in की तरफ से, जबकि आनी चाहिए थी ICI.org की तरफ से। ठीक है, चले। पर्सन विल गेट फ्रॉम ICI मेल स्पूफ। बेटा ICI मेल स्पूफ से नहीं, आपको अगर मेल आई तो ICI देखकर आप डेफिनेटली उस लिंक पे क्लिक कर दोगे। आपने लिंक पे क्लिक किया, बस आपने एक्सेस दे दिया अपने कंप्यूटर की, बस उसे यही चाहिए थी। ठीक है, चले। उसके बाद आता है आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक क्या होता है? मतलब आपका यूजर आईडी पासवर्ड उठा लिया। ये कब पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के सिस्टमों पे जाकर अपनी पेमेंटें कर रहे हो, या लोगों के सिस्टमों पे जाकर आप अपना अकाउंट चेक कर रहे हो, या फिर सेम यूजर आईडी और पासवर्ड सब जगह यूज कर रहे हो। समझ गए?
वन पर्सन यूजिंग डिफरेंट सिस्टम, या फिर सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड एवरीवेयर, इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। चलिए, तो व्हेन अ वैलिड यूजर्स क्रेडेंशियल हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल, पीपल ऑफन यूज द सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स, therefore possessing the credential for one account may be able to grant access to the other unrelated account। मतलब एक एक्सेस मिली, सारी एक्सेस मिल गई। इनसाइडर थ्रेट, ये इनसाइडर थ्रेट कहां से जनरेट होता है? आपके एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय से, जिनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, having sensitive data। जब वो जॉब छोड़ के गए या फिर चलते चलते बिक गए, तो फिर ऐसा पॉसिबल है। When the current or the former employee that pose danger to an organization, जियो जब आया तो एयरटेल ने कहा जियो अभी आया मार्केट में, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एयरटेल का ओवर कॉन्फिडेंस था। जियो की प्लानिंग क्या थी? एयरटेल के जो सबसे नीचे लेवल के इंजीनियर थे, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, उसने सबकी हायरिंग कर दी दुगने रेट पर। समझ आ गई बात? और एयरटेल की धजिया उड़ा दी, एयरटेल का नेटवर्क जाम करा दिया उन्होंने। उनको सब पता था कि एयरटेल का नेटवर्क कैसे जाम होता है। लोगों ने परेशान होकर एयरटेल से जियो की तरफ शिफ्ट किया। एयरटेल इस बात की कंप्लेन लेकर ट्राई के पास गया, कोर्ट के पास गया। जब तक फैसला हुआ तब तक तो कांड हो गया, जियो नंबर 1 प्लेयर बन गया। समझ आई बात? When the current or the former employee that pose the danger to an organization because they have direct access to the company network, sensitive data, intellectual property, as well as knowledge of the business processes, company policies or other information that would help carry out such an attack। चलिए, हाँ, नोटिंग वाला डॉक्यूमेंट दे दूंगा। डीएनएस टनलिंग, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, थोड़ा ध्यान से समझना। डीएनएस टनलिंग कैसे होता है? टनल का मतलब होता है सुरंग। ओके, अब सपोज आपके पास ये सिस्टम है, आपने यहां पर एक वेबसाइट टाइप की google.com, तो ये वेबसाइट आपकी खुलती कैसे है? वेबसाइट कैसे ओपन हो जाती है? बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग होती है कुछ चीजों की। वो क्या? जब भी आप google.com खोलते हो तो आपका जो सिस्टम का आईपी होता है, उसको सामने वाला पहले लेता है कि किस सिस्टम आईपी से गूगल को खोलने की कोशिश हो रही है। ठीक है, और जब तक ये सिस्टम आईपी आपका रिकॉर्ड नहीं होता तब तक आपको इजाजत नहीं मिलती, गूगल वेबसाइट खुलती नहीं है तब तक। मगर ये सब कुछ इतने कम सेकंड में होता है कि पता नहीं लगता। यहां पर सिस्टम आईपी जो है आपका नोट होता है और उसके बाद आपको एक्सेस मिलती है। ये सारा अरेंजमेंट कौन कर रहा है? इतने पार्ट ऑफ द सेकंड के अंदर कौन कर रहा है? इसे कहते हैं डीएनएस टनल, या डीएनएस के थ्रू किया जाता है ये। अब होता क्या है कि जब आप किसी वेबसाइट की एक्सेस मांगते हो, जो वेबसाइट सेफ नहीं है, आप उसकी एक्सेस मांगते हो, तो कई बार क्या होता है कि ये जो हैकर हैं उसी वेबसाइट के ऊपर तैयारी में बैठे होते हैं कि आपका आईपी अगर उसकी एक्सेस मांग रहा है तो वो आपको एक्सेस दे देंगे, क्योंकि उन्होंने उस वेबसाइट के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है, क्योंकि उन्हीं हैकर ने ही वो वेबसाइट बनाई हुई है जहां पर आप जाके देखना चाह रहे हो उन्हें, जो कि 18+ वेबसाइट है, खासकर आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे ही आप उनके ऊपर जाते हो, क्योंकि उन हैकर की ही वेबसाइट है, वो हैकर आपको जब परमिशन देते हैं तो साथ में कुछ मेलवेयर
आपके कंप्यूटर में भेज देते हैं। तो यानी कि जो अनऑथराइज्ड वेबसाइट होती हैं उनकी जब आप एक्सेस चाहते हो तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा मेलवेयर साथ में भेज देते हैं, मतलब टनल के थ्रू। ये टनल के थ्रू आपके सिस्टम में चला गया है। ओके, अब हुआ क्या कि जब ये धीरे धीरे कल मेलवेयर आपके सिस्टम में एंटर होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, तो यहां पर आकर ये एक साथ इकट्ठा पूरा, जब बड़ी मात्रा में ये सॉफ्टवेयर, ये जो वायरस है, ये जब इकट्ठा हो जाता है बड़े मात्रा में, तो फिर आपके पूरे सिस्टम को तबाह कर देता है। आप जब बार बार उस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, तब वो वेबसाइट आपके पास ट्रोजन भेज रही है, मेलवेयर भेज रही है आपके सिस्टम में, कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है, आपको नहीं पता, और ये इकट्ठा होकर आपके पूरे सिस्टम को एकदम तबाह कर देगा। ये होता है डीएनएस टनलिंग। समझ आई बात? दिस इज कॉल्ड डीएनएस टनलिंग। चलिए पढ़िएगा डीएनएस टनलिंग क्या होती है। द डीएनएस टनलिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक that leverages the domain name system queries and responses to bypass the traditional security measures. That leverages the domain name system queries. Domain name system queries मतलब IP एड्रेस आपका शेयर करती हैं। DNS टनलिंग आपका आईपी एड्रेस रिसीव करके आपको एक्सेस अलाउ करती हैं एंड एक्सेस टू वेबसाइट। चलिए, एंड ट्रांसमिट द डेटा एंड कोड विद इन द नेटवर्क। तो जब आपको एक्सेस अलाउ करते हैं तो उसी नेटवर्क के अंदर आपके पास कुछ डेटा भेज देते हैं। दिस टनल गिव द हैकर अ रूट टू अनलिश अ मेलवेयर। अनलिश मतलब छोड़ना, मेलवेयर मतलब खतरनाक वायरस, एंड टू एक्सट्रैक्ट डेटा, आईपी और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय इनकोडिंग इट बिट बाय बिट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपके सिस्टम में मेलवेयर भेजा जाता है इन अ सीरीज ऑफ डीएनएस रिस्पॉन्सेस। जैसे जैसे आप लगातार उस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, वो बदले में आपके पास आपके सिस्टम में ये भेजता जाएगा। तो इस तरीके से पूरा काम करता है। अगर आपको ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं याद हो पा रहा, ऐसी तैसी कराए, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल नीचे वाला पैराग्राफ याद करिएगा। मैं जानता हूं ऊपर वाले की लैंग्वेज ज्यादा मुश्किल है और एमसीक्यू में आने के ज्यादा चांस है। ठीक है जी। रिवीजन कौन से टॉपिक से स्टार्ट होगा? इसी से ही, प्रोफेशनल एथिक्स से ही। आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है आईओटी बेस्ड अटैक। आईओटी बेस्ड अटैक क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हर वो सिस्टम जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एलेक्सा, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, देखते होगे फिल्मों के अंदर दिखाते हैं सीसीटीवी कैमरा हैक हो गया। ध्यान नहीं आ रहा तो लेटेस्ट फिल्म दिखाता हूं, बेबी। देखी थी बेबी फिल्म अक्षय कुमार की? जब आईएसआई के बहुत बड़े एक आतंकवादी को वो उठा के लाते हैं अरब कंट्री से, देखा था? तो कैसे घुसते हैं, उनका सीसीटीवी हैक करते हैं पहले। तो वो कैसे? आईओटी बेस्ड अटैक करते हैं। एन आईओटी अटैक इज अ साइबर अटैक दैट टारगेट एन इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड आईओटी। जो भी इंटरनेट ऑफ द थिंग्स डिवाइस होती है उनके ऊपर अटैक होता है। ठीक है। Once compromised, the hacker can assume control of the device, steal the data, or join a group of infected devices. Next, stages of the cyber risk. Different stages of the cyber risk. हाँ जी, कौन कौन सी हैं साइबर रिस्क की डिफरेंट स्टेजेस, कौन कौन सी हैं? चलिए देखना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा था मेरा? नो, एग्जाम्पल नंबर 10। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। हाँ जी, स्टेजेस
ऑफ साइबर रिस्क। कौन कौन से स्टेजेस हैं? पहला, सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि रिस्क को एसेस किया जाए कि क्या रिस्क हो सकता है। एसेसिंग द रिस्क। दूसरी बात, अगर ये रिस्क हो गया तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट ऑफ दिस रिस्क। तीसरा, इस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपने क्या किया है, यानी कि मैनेजिंग द रिस्क। ये है साइबर रिस्क की सभी स्टेजेस। ठीक है। पहला, जब आप रिस्क को एसेस करते हैं तो कैसे? यहां पर आप ये देखते हैं क्या कि व्हाट मे बी द रिस्क इन्वॉल्व्ड। क्या क्या रिस्क हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? क्या क्या रिस्क हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इनसाइडर इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सकती है, आपके ऊपर रैंसमवेयर अटैक हो सकता है, आपके ऊपर ईमेल फिशिंग हो सकती है। ये समझ गए इस बात को? इसे कहते हैं रिस्क सोचना कि कौन कौन से अटैक हम पर हो सकते हैं। ओके, अगर ये अटैक हो गए, कंसिक्वेंसेस अगर ये हो गए, इफ दे अकर, तीसरा, जब आपको पता है ये रिस्क है और अगर ये हो गए तो बहुत डैमेज होगा, तो उन रिस्क को मैनेज करना सही नहीं रहेगा। मैनेज इट एंड इंश्योर दैट दे कैन बी प्रिवेंटेड। लो जी, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं खोलने वाला हूं, आई वॉन्ट टू ओपन, इनिशिएट amitpopliclasses.com। ठीक है जी। अब मेरे लिए रिस्क क्या है अगर मैं केवल ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं? अभी एक बच्चा लिख रहा था कि हम पता नहीं कौन से सर्वर पे ले जाके इस क्लास को डाउनलोड कर लेंगे। अभी मेरे सामने ही लिख रहा है नालायक। चले, तो बताइए रिस्क क्या है मेरे लिए, मेरे व मेरी इंडस्ट्री के लोगों के लिए रिस्क क्या है? ऑन अस एंड आर इंडस्ट्री। क्या रिस्क है? क्लास कॉपी हो जाएगी, यही रिस्क है। ओके, ठीक है जी। दूसरी बात, क्या हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इस लायक हैं कि उसे कॉपी होने से रोक सकें? एग्जिस्टिंग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या इसे रोक सकते हैं? कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कोई वो नहीं। जिस टाइम ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, तभी हम लोग ना पेन ड्राइव नहीं देते थे। हम लोग पेन ड्राइव दिल्ली वाले टीचर सबसे लास्ट में लाए, सबसे लास्ट, क्योंकि सभी दिल्ली वाले टीचर डरपोक थे कि भाई साहब नहीं 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 कॉपी हो जाएंगी, नहीं 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 कॉपी हो जाएंगी। भाई साहब आज भी दिल्ली के कई ऐसे टीचर हैं जो कहते नहीं, मेरे से यहां आके पढ़ लो, मैं क्लास पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में नहीं दूंगा। पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं, पायरेसी के डर से। तो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम प्लस इसकी कैपेबिलिटी, यानी कि आपके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी क्या है, यानी कि क्या स्क्रीनशॉट रोक सकते हैं?
क्या डाउनलोड रोक सकते हैं? ठीक है, दिल्ली वाले टीचर इज इक्वल टू नोएडा नॉट एक्सेप्टिंग चेंजेस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दिल्ली वालों ने बहुत लेट किया था एक्सेप्ट करने में। हाँ, वो पुणे वाले सबसे आगे निकल गए थे, पुणे एंड मुंबई वाले, उन्होंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। हालांकि सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी दिल्ली वाले लाए थे, चाहे वो E10 हो या फिर L9 हो, बट पेन ड्राइव में नहीं आए। क्यों? क्योंकि डर डर खौफ का माहौल था दिल्ली में। चलिए, बट इस डर के आगे जीत है, ये पुणे और मुंबई ने किया। उन्होंने सबसे पहले इसको ओवरकम किया, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन किए। हम केवल सैटेलाइट पे टिके रहे कि सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, ठीक है ना। तो ये इस इंडस्ट्री का पूरा वो बता रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं कि कैसे कैसे चला। चलिए, फिर थर्ड, हाँ, सूरत में अभी भी ऑफलाइन क्लासेस है। अब पूरे इंडिया में दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस हो गई हैं, दोबारा से। ये ना साइकिल घूमता है, हर 4-5 साल में एक साइकिल घूमता है। अभी देखना, अभी 1-2 साल बाद जब बच्चा थक जाएगा, दोबारा से ऑनलाइन में आ जाएगा। अपने सामने ये साइकिल घूमते हुए देखना, आप गवाह रहोगे इस साइकिल के 2-3 साल के बाद ही देखना। अभी थर्ड, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास चोरी ना हो, यही ऑब्जेक्ट है कि कोई स्क्रीनशॉट ना हो, कोई डाउनलोडिंग ना हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया? अलाइन किया अपनी साइबर सिक्योरिटी को, किस तरीके के सॉफ्टवेयर लाओ कि आपके ऑब्जेक्टिव से मैच हो जाएं, विद ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गई इतनी बात? अब भी पॉसिबल है कि अभी भी कोई रिस्क हो। अंडरस्टैंड द पॉसिबल रिस्क। भाई साहब, भारत है, यहां दिमाग ओरिजिनल में नहीं डुप्लीकेट बनाने में लगाया जाता है। तो फिर फॉर एग्जाम्पल कोई कैमरा लेके खड़ा हो गया, हाई रेजोल्यूशन का कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है कोई बड़ी सी स्क्रीन पर, फिर तो एक काम करो, डॉक्यूमेंट कर दो कंपनसेटिंग कंट्रोल। मतलब क्लास से पहले एक वैधानिक चेतावनी जारी कर दो, वैधानिक चेतावनी जारी कर दो, या फिर वाटरमार्क लगा दो। बिल्कुल ठीक कहा, वाटरमार्क लगा दो और चेतावनी जारी कर दो कि नो रिकॉर्डिंग एल्स लीगल एक्शन। क्योंकि भारत का नियम बहुत सख्त है आज के डेट में, कॉपीराइट को लेकर बहुत सख्त है। एल्स लीगल एक्शन, कॉपीराइट को लेकर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ऐसे सख्त कानून बन गए हैं, पूछो मत। मतलब आपके पास अगर किसी की क्लास है भी सही, गलती से कभी ट्रांसफर मत करना, कभी भी गलती से ट्रांसफर मत करना। अगर आपके पास गलती से है तो उसको देख के डिलीट कर देना, बस। ठीक हो गई इतनी बात? यहां तक बताइए जी, कोई भी दिक्कत भाई? कोई भी दिक्कत? 12 AM हो गया है। अरे भाई, क्या मैं इसको पढ़ने के लिए एक बार आपको दे सकता हूं, स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क को? या एक बार पढ़वा ही देता हूं, एक बार फटाफट पढ़वा देता हूं। चलो आइएगा, स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। स्टेज नंबर 1, असेसिंग द साइबर रिस्क। इसके अंदर आप देखते हो कि कौन कौन से अटैक हो सकते हैं। हाँ जी, नो ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली इम्यून टू द साइबर रिस्क। ओके, फिर डिफरेंट क्लाइंट विल हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ द रिस्क।
इवन विद द सेम इंडस्ट्री। ओके, आगे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिडर एटलीस्ट द कॉमन थ्रेट। कॉमन थ्रेट मतलब जो उस इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं? रैंसमवेयर, कॉमन क्रिमिनल यूजिंग द ईमेल फिशिंग एंड हैक, insider committing malicious activity or accidental activities resulting in discourse of information theft or fraud। आपका कोई इंसाइडर ही फ्रॉड कर रहा है, ठीक है जी। इंसाइडर कमिटिंग सिंपल करवा देता हूं, सारा काट दो, लो जी, थेफ्ट और फ्रॉड। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ साइबर रिस्क। इसका इंपैक्ट क्या होगा साइबर रिस्क का? हाँ जी, the impact of the cyber attack would vary from organization to organization and most importantly from attack to attack। some of the indicative areas can be regulatory cost, मतलब for example आपको ऑडिट करवाना पड़ सकता है कि हमारा सिस्टम कितना सेफ है। नेक्स्ट, बिजनेस इंटरप्ट होगा, यस। ऑपरेशनल चैलेंज आएंगे क्योंकि पूरा सिस्टम हैंग हो गया, पूरा सिस्टम खत्म हो गया, यस। डेटा लॉस की सिचुएशन बन सकती है, रेपुटेशन लॉस होगा, कल को अगर हो जाए पोपली की क्लासेस लीक हो गई तो पोपली झंडू बम है इसका मतलब, एंड लिटिगेशन पे खर्चा होगा, यस। रैंसमवेयर, हाँ जी, पूरी क्लास का मेरा डेटा चुरा लिया किसी ने और कहा कि अपनी क्लासेस चाहिए तो पैसे दे या फिर दोबारा पढ़ा, तो फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थेफ्ट हो गया, मतलब मेरा कॉपीराइट, पेटेंट राइट सब वो लेके चले गए, which may not only take the competitive advantage, ठीक है, but it may also result in any impairment charges because of the loss of the IP। सारा इंपेयरमेंट लॉस हो गया एक ही बार में क्योंकि आपका आईपी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है आपकी। टेलीग्राम पर अभी भी चल रहा है मूवीज का, तो ये इंडिया से नहीं चल रहा है एक्चुअल में, सारा ना बाहर से चल रहा है और वीपीएन नेटवर्क का यूज करते हैं लोग, तो इसलिए पता नहीं लग पाता। और वैसे भी ये दुबई और यूएई जैसी कंट्रीज से होता है ये सारा काम, और पाकिस्तान से, तो इसलिए पकड़ में नहीं आता ये। अब पाकिस्तान में क्या होता है, मतलब वहां तो खेती इन्हीं चीजों की होती है ना। आगे, ब्रीच ऑफ पायरेसी, अगर साइबर अटैक हुआ तो आपका सारा पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है, आपके ऊपर फाइन एंड पेनल्टीज वगैरह भी लग सकती हैं। लो जी, तो ये हुआ इंपैक्ट ऑफ साइबर रिस्क। अब इस साइबर रिस्क को मैनेज किस तरीके से करोगे? देखो जी, सबसे पहले कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लो, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर रिस्क, थ्रेट फेसिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब इंडस्ट्री थ्रेट कौन कौन से हैं। अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को देख लो कि वो किस लायक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार अपने साइबर सिक्योरिटी को अलाइन कर दो, ठीक है, क्लियर। आगे, फिर अंडरस्टैंड करो द एक्सेप्टेड रिस्क जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट करो कि उनके खिलाफ कंट्रोल क्या क्या होगा। लो जी, सा होमवर्क दे सकता हूं। अगर आपने देखा हो तो मैंने टेलीग्राम पे ना आज कुछ वीडियोस भेजी हैं। एक है ACL की, देखिए, एक है ऑल्ट्रिक्स की, एक है पावर BI की। एक बार देख सकते हो वीडियो, 2 की स्पीड में देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 3 सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं। ये ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर है। PSU की क्लास कल नहीं बेटा, मंडे से शुरू करूंगा, कल बहुत लोड है। चले, हम मिलते हैं कल 5 बजे की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।